गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। ऑडियो वीडियो में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो। आज हम लैंडफॉर्म्स वाला टॉपिक कंप्लीट कर देते हैं और जल्दी से क्लास 11वीं की ज्योग्राफी को कंप्लीट कर देते हैं। और क्लास 12वीं की जो पॉलिटिकल साइंस है उसको मैं अपलोड कर दूंगी। ठीक है, आज क्लास 12वीं की जो पॉलिटिकल साइंस है, ताकि इंपॉर्टेंट सेक्शन अपने पहले होते रहे साथ साथ। ठीक है। आवाज आ रही है कि एक बार जल्दी से बता दीजिए, ऑडियो और वीडियो में किसी तरीके की कोई परेशानी तो नहीं है। जल्दी मैसेज कर दीजिए स्टूडेंट्स एक बार। देखो होता क्या है, हमको करने हैं लैंडफॉर्म्स। क्या पढ़ना है? लैंडफॉर्म। चलेगा नहीं क्या? यहाँ चल रहा है ये, ऐसे नहीं चल रहा। उठा लो ना तुम। नोट उठा लो। फिर यहाँ भी तो चलना चाहिए। सारा चलेगा, मिनिमाइज कर दो। मिनिमाइज कर दो। ये भी मिनिमाइज कर दो। ये भी पूरा फोन में। इस पे मेरे को सही नहीं लगता। कोई नहीं। जो टीवी वो खोल लो, जो रात में खुल रहा है। ये बन रहे हैं पूजा। और जिस तरह आप खाली पेज ले रहे हैं तो पूरा कर लो, उस नोट को ऊपर खाली पेज आ जाएगा। वो बोर्ड मिल गया है, बोर्ड पे जाकर मुझे नोट पे काम नहीं करना, स्लाइड्स पे करना था। देनी है ना, इसे पूछिए। लिखना है ना इमेज के साथ, वहाँ इमेज बनी हुई है और इमेज लिखी ही नहीं जाएगी वहाँ। सारी वहाँ पे क्लिक कर लो केवल। हाँ, एक्सपेंड कर लो ना। और चलो मार्क तो उठाओ। ये देखो टेढ़ा आता है इसमें। चलो बाद में देखते हैं। चलो टॉपिक को शुरू करते हैं। देखो टॉपिक का नाम है लैंडफॉर्म, यानी कि स्थलाकृति। ठीक है, लैंडफॉर्म यानी कि स्थलाकृति। अब देखो होता क्या है स्टूडेंट्स, अपनी धरती के ऊपर बहुत सारे एजेंट्स होते हैं। ठीक है, बिल्कुल देसी भाषा में चीजों को समझेंगे। अपनी धरती पे बहुत सारे एजेंट्स होते हैं। जैसे हवा होता है, पानी होता है, ठीक है, बहता पानी होता है, रनिंग वाटर जिसको कह रहे हैं हम, ठीक है, ग्लेशियर्स होते हैं, ग्लेशियर होते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, जैसे कि आप देखो ग्राउंड वाटर होता है, धरती का जो भूजल होता है वो होता है ग्राउंड वाटर। आज इस पेन में थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही है मुझे।
क्या होता है, ग्राउंड वाटर होता है, धरती का जो भूजल होता है। अब इन सब की वजह से देखो, जैसे कहीं हवा चल रही है, हवा चल रही है, ये पूरी जमीन थी, ठीक है, इस जमीन के ऊपर सैंड है, यानी इस जमीन के ऊपर सॉइल है, इस जमीन के ऊपर मृदा है। अब मृदा के कण हवा से यहां से कट गए, ठीक है, यहां से कट गए और कहीं और जाके जमा हो गए, कहीं और जाके जमा हो गए। तो ये जहां पे जमा हुए हैं वहां पे भी एक शेप बनाएंगे, और जहां से कटे हैं वहां पे भी ये गड्ढा या एक कोई शेप छोड़ के चले गए, ठीक है। इसी तरीके से पानी बह रहा है, पानी ने क्या किया, इस जमीन के ऊपर गड्ढा कर दिया, इस जमीन के ऊपर गड्ढा कर दिया, यहां पे तो इस तरीके से होल बना दिया, और ये जो कंकड़ पत्थर थे ये अपने साथ ले गया और यहाँ पे इकट्ठे कर दिए उसको। यानी इस पानी ने भी यहां तो क्या किया, यहां कुछ काट दिया, यहां कुछ कटाव किया, और यहां कुछ जमाव किया, कुछ जमा यानी डिपॉजिट कर दिया। तो जितने भी एजेंट्स होते हैं वो दो तरीके की शेप बनाते हैं। कितने तरीके की, दो तरीके की शेप बनाते हैं। या तो वो शेप कैसी होती है, या तो वो शेप होती है इरोजनल। इरोजनल का मतलब क्या होता है, कुछ कट कर बनाना, कुछ कटाव वाली शेप बनाना। और या वो शेप होगी डिपोजिशनल। डिपोजिट करना क्या होता है, डिपोजिशनल का मतलब होता है निक्षेपित, इसको हम देसी भाषा में कहेंगे जमाव वाली शेप बनाना, ठीक है। या तो वो जो है वो क्या बना रही है, या तो वो बना रही है कटाव वाली शेप यानी कि इरोजनल लैंडफॉर्म जिसको कहेंगे, या फिर वो बना रही है जमाव वाली शेप जिसको डिपोजिशनल या निक्षेपित स्थलाकृति कहेंगे, ठीक है। तो मैंने अभी तक आपको क्या बताया कि दो तरीके के लैंडफॉर्म्स आप देखोगे। दो तरीके के लैंडफॉर्म कौन से हैं, या तो आप इरोजनल लैंडफॉर्म देखोगे, ठीक है, या फिर आप डिपोजिशनल लैंडफॉर्म देखोगे। या तो आप इरोजनल लैंडफॉर्म देखोगे यानी कि कटाव वाली स्थलाकृति देखोगे, या फिर जमाव यानी कि निक्षेपित वाली स्थलाकृति देखोगे, ठीक है। अब इरोजन भी किस किस से हो सकता है, हवा से हो सकता है, पानी से हो सकता है, ग्लेशियर से हो सकता है, ठीक है, और भूजल से हो सकता है। भूजल यानी कि ग्राउंड वाटर से हो सकता है, ठीक है। और डिपोजिशनल भी इसी तरीके से हो सकता है, हवा से कोई चीज डिपॉजिट हो सकती है, या पानी से कोई चीज डिपॉजिट हो सकती है, या ग्लेशियर से कोई चीज डिपॉजिट हो सकती है, या ग्राउंड वाटर से कोई चीज डिपॉजिट हो सकती है। तो इस तरीके से आपसे सवाल क्या बनेंगे, आपसे सवाल पूछ लेंगे बारछन, आपको नाम दे दिया एक बारछन, आपसे या तो सवाल ये पूछ लेंगे ये बारछन किससे बना है, हवा से बना है, पानी से बना है, ग्लेशियर से बना है, या भूजल से बना है। या फिर सवाल ये पूछ लेंगे ये इरोजनल लैंडफॉर्म है या ये डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है। तो आपको अलग अलग लैंडफॉर्म्स के बारे में पता होनी चाहिए। मैंने यहाँ पे आपके लिए सारी इमेजेस लगा दी हैं, हर एक इमेज शो करूंगी जिससे आपको चीजें क्लियर हो जाए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बहते पानी की बात करेंगे, रनिंग वाटर की बात करेंगे। रनिंग वाटर कह दीजिए, रिवर्स कह दीजिए, ठीक है, रिवर्स कह दीजिए, जिसके कारण अलग अलग शेप्स बनती हैं। अब देखो जो रिवर होती है ना, ये तीन तरीके का फेज होता है इनका। एक होता है जब ये बिल्कुल जवान है, इसको कहते हैं यूथफुल स्टेज। एक जब ये प्रौढ़ हो गई है यानी मैच्योर हो गई है, एक होती है मैच्योर स्टेज। और एक जब ये ओल्ड हो गई है यानी बूढ़ी हो गई है, नदी नदी को बहते बहते बहुत साल हो गए और बहुत लंबा रास्ता उसने तय कर दिया। जब कभी कोई नदी किसी पहाड़ से निकल रही है उस वक्त वो यूथफुल स्टेज में होगी। थोड़ी दूर चली वो मैच्योर चली जाएगी, और बहुत लंबा रास्ता उसका जब हो जाएगा तो हम कहेंगे ये ओल्ड स्टेज में है, यानी अपनी वृद्धावस्था में है। तो यूथफुल स्टेज में कटाव ज्यादा होगा क्योंकि नदी में ताकत ज्यादा है। मैच्योर में थोड़ा कम कटाव होगा क्योंकि अब नदी थोड़ी ढीली पड़ गई। और ओल्ड स्टेज में कटाव नहीं होगा, जमाव होगा, क्योंकि अब नदी में ज्यादा क्षमता ही नहीं है किसी को काटने की। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके की शेप्स बनती है, उन शेप्स को हमें समझना है। यहां तक किसी को अगर यूं डाउट है कि हम पढ़ क्या रहे हैं, प्लीज एक बार मुझसे पूछ लीजिए। यहां तक आपको बात समझ आ गई कि हम पढ़ क्या रहे हैं? जल्दी से मैसेज कीजिए।
तो हमको सबसे पहले बहते पानी के जितने भी लैंडफॉर्म्स होते हैं उनको करना है, साथ साथ चैप्टर करते रहेंगे ताकि कोई चीज छूटे ना। भू आकृति क्या है? जो भौतिक आकार बनता है, अलग अलग तरीके की शेप बनती है एजेंट्स के माध्यम से। एजेंट क्या है? हवा, पानी, ये मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद जो लैंडफॉर्म्स होती है, या तो वो बहुत छोटे आकार की होंगी, या मध्यम आकार की होंगी, या बड़े बड़े आकार की भी जो लैंडफॉर्म्स हैं वो बनती है। सबसे पहले बहते पानी की बात कर रहे हैं, यानी रनिंग वाटर की बात कर रहे हैं, बहते पानी की बात कर रहे हैं। ये एक भू आकृतिक एजेंट है, यानी ये क्या है? ये एक जियोमॉर्फिक एजेंट है। इसकी वजह से बहुत सारी शेप्स, बहुत सारी स्थलाकृति धरती के ऊपर बनती है। ठीक है, बहुत सारी स्थलाकृति धरती के ऊपर बनती है। और तुम वो पॉलिटिकल कल्चर का पार्ट 2 कह रहे थे ना स्टूडेंट्स, वो मैंने अपलोड कर दिया है, देख लेना आप लोग। मैंने रात को ही अपलोड किया है पॉलिटिकल कल्चर का पार्ट 2। ठीक है, और मैंने ओशनोग्राफी के टॉपिक्स भी जो है वो मैंने अपलोड कर दिए हैं। ठीक, तो अब देखो, बहते पानी के दो घटक है, आपको नहीं जाना इन चीजों में। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इरोजनल लैंडफॉर्म की, यानी कि ऐसी लैंडफॉर्म जो अपरदनात्मक है। अपरदनात्मक यानी कटाव वाली है, जो कट के कोई चीज बना रही है, यानी काट काट के कोई चीज बना रही है। और जो नदी है वो सबसे ज्यादा कटाव कब करेगी? जब वो अपनी यूथफुल स्टेज के अंदर होगी, जब नदियां युवा अवस्था के अंदर होंगी। ठीक है, तो इसके अंदर होता क्या है? देखो, इसके अंदर होता क्या है, क्या क्या शेप्स आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पे मैंने वो सारी शेप्स लगा रखी हैं। देखो यहाँ पे, ये क्या है? ये यूथफुल स्टेज है, ये नदी की यूथफुल स्टेज है। जब नदी जवान अवस्था में है, ठीक है, जब नदी युवा अवस्था में है। ये इसमें वो वाला पेन नहीं आ रहा है, नोट वाला। देखो, जब नदी युवा अवस्था में होगी तो ये पहाड़ों पे से नदी बह रही थी, और इस मिट्टी को काटती 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 इतनी गहराई में इस तरीके की घाटियां बना दी, इस तरीके की शेप बना दी। इसको क्या कहेंगे? ये कैसी वैली है? ये वी शेप्ड वैली है। तो अगर आपसे कोई पूछने लग जाए कि वी शेप्ड वैली किसके कारण बनी है, तो आप कहोगे बहते पानी यानी रनिंग वाटर के कारण बनी है। किसके कारण बनी है? रनिंग वाटर के कारण बनी है। इसमें नदी कौन सी स्टेज में है? नदी युवावस्था स्टेज में है। ये कैसा फीचर है? ये इरोजनल है या डिपोजिशनल है? आप देखो, कटकर कोई चीज बन रही है तो ये इरोजनल है, यानी कि अपरदनात्मक है। अपर्दन हो रहा है यहाँ जमीन का, ठीक है, पहाड़ का अपर्दन हुआ है, उससे ये लैंडफॉर्म बना है। तो वी शेप्ड वैली आपको सबसे पहले याद रखनी है, रनिंग वाटर की वजह से बनी है, जब नदी अपनी युवावस्था में है और ये अपरदनात्मक है। कैसी दिखती है? ये आपको यहाँ पे दिख रही है। उसके बाद ये आपको दिख रहा है, इसको कहते हैं गॉर्ज। क्या कहते हैं? गॉर्ज। ठीक है, इसको इंग्लिश में भी गॉर्ज कहते हैं, या फिर आपको कहीं कहीं दिखेगा लिखा हुआ दर्रा, दर्रा पास। ठीक है, इसको भी हम दर्रा कहते हैं, इसको इंग्लिश में कैनियन कहते हैं, और हिंदी में इसको दर्रा ही कह रहे हैं। उसको भी दर्रा कह रहे हैं, इसको भी दर्रा कह रहे हैं। समझो बात को। अब जो ये गॉर्ज है, दर्रा है, इसमें और पहले वाले में क्या फर्क है? समझना बात को। यहाँ पे क्या है? ये वी शेप्ड वैली है, यहाँ पे ये यू शेप की कट गई और बीच में पानी बह रहा है, मतलब थोड़ी सी ब्रॉड हो गई, यहां से चौड़ी हो गई। अब देखो, यहाँ तो ये बिल्कुल भीड़ी है, ठीक है, ये वाला जो सेक्शन है बहुत भीड़ा है, बीच में नदी जा भी रही है तो बहुत कम स्पेस है। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये बहुत ब्रॉड हो गया है, ये वाला जो स्पेस है ये बहुत ज्यादा हो गया है, जिसके चलते बीच में बोटिंग्स भी होती है। जब आप ऋषिकेश जाओगे तो इसी तरीके की चीजें आपको देखने को मिलती है। और जब ये और भी बड़े लेवल की हो जाए, मतलब आप देखो कितनी घुमावदार और कितनी चौड़ी हो गई है ये, तो इसको हम क्या कहेंगे? ये कैनियन बन जाएगा। ग्रैंड कैनियन आपने नाम सुना होगा। तो गोर्ज है, कैनियन है, वी शेप्ड वैली है, तीनों ही किस वजह से बनती है? तीनों ही रनिंग वाटर से बनती है।
बहते पानी से, रनिंग वाटर से बनती है, यानी रिवर से बन रही है। ठीक है, गॉर्ज, कैनियन, ये सब किससे बन रही है? रनिंग वाटर से बन रही है। फिर उसके बाद ये है वाटरफॉल, जिसको आप झरना कहते हो। क्या है ये? वाटरफॉल, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम झरना कहते हैं। ठीक है, झरना, वाटरफॉल यानी झरना। अब देखो, जो झरना है वो भी कब बनता है? जब नदी अपने यूथफुल स्टेज में हो। जब वो बूढ़ी हो गई तब तो वो इतनी तेजी से पानी गिरा ही नहीं सकती। ठीक है, तो वाटरफॉल भी किस कारण बनता है? झरना भी किस कारण बनता है? बहते पानी की वजह से बनता है, और जिसके कारण यहाँ वाला जो पहाड़ है वो पूरा कट जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये क्या दिख रहा है आपको? इसको कहते हैं रैपिड। क्या कहते हैं? रैपिड। और हिंदी में भी आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। क्या कहा है मैंने? इसको रैपिड। ठीक है, इस पेन में बहुत प्रॉब्लम है, 1 मिनट रुको। इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? रैपिड। ठीक है, अब ये रैपिड क्या होता है मैं आपको बता दूं। आपने मूवीज में देखा होगा कि इन पत्थरों पे व्यक्ति बैठ के फोटो खिंचवा रहा है और उसके पांव पे पानी गिरे जा रहा है। मतलब ये जो इस तरीके से आप देख रहे हो, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ये पानी जो बहता है, बीच में बड़े बड़े बाउल्डर्स, बड़े बड़े पत्थर जो है आपको दिखाई देते हैं, ये क्या कहलाता है? ये रैपिड। ये भी कब होता है? जब नदी अपनी यूथफुल स्टेज में हो। जब नदी अपनी यूथफुल स्टेज में हो, मतलब वो कुछ पहाड़ों को काट देती है और अपने ये कुछ पत्थर बीच में रह गए, नदी बीच में से बहे जा रही है, इसको क्या कहते हैं? रैपिड कहते हैं। तो मैंने अभी तक आपको क्या क्या बताया? अभी तक आपको वी शेप वैली बताया, गॉर्ज बताया, कैनियन बताया, फिर झरना बताया और फिर रैपिड बताया। ठीक है, अब ये क्या है? ये झरना गिर रहा है। जहां झरना लगातार गिरता है वहां एक गड्ढा हो जाता है। वहां क्या हो जाता है? गड्ढा हो जाता है। और इस गड्ढे को क्या कहते हैं? प्लंज पूल, प्लंज तालाब कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लंज तालाब। ठीक है, या इंग्लिश वाले क्या कहेंगे इसको? प्लंज पूल कहेंगे। प्लंज पूल, इंग्लिश वाले कहेंगे प्लंज पूल। ठीक है, जब झरना नीचे गिर रहा है तो उसको क्या कहेंगे? प्लंज पूल कहेंगे। तो एक और चीज ऐड हो गई, ये भी किस चीज में है? अपरदनात्मक है, क्योंकि जमीन का टुकड़ा टूट रहा है। इरोजनल है, नदी के कारण है, पानी के कारण है। ठीक है, और अपरदनात्मक है यानी इरोजनल है। ठीक है, प्लंज तालाब भी ऐड हो गया। फिर ये आपको क्या दिख रहे हैं? ये कहोगे जी ये तो सड़क के गड्ढे हैं, बारिश में हमने देखे हैं। इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं पॉट होल्स। क्या कहते हैं इनको? पॉट होल्स कहते हैं। ठीक है, ठीक है, छोटे छोटे गड्ढे ही कहेंगे इनको हिंदी में, पॉट होल्स इंग्लिश में, और छोटे छोटे निम्न आकार के गड्ढे ही इनको कहेंगे। तो पॉट होल्स कह दो, गड्ढे कह दो। ठीक है, तो ये भी किस वजह से हो रहे हैं? बहते पानी की वजह से हो रहे हैं, रनिंग वाटर की वजह से हो रहे हैं। और ये भी कैसा है? अपरदनात्मक है। यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि जमीन का टुकड़ा कट रहा है, जमीन का हिस्सा टूट रहा है। ठीक है, तो ये भी चीज ऐड हो गई आपके नोट्स में। फिर मेच्योर स्टेज की बारी आएगी, अभी हम इतने रिवाइज करते हैं। वी शेप वैली, फिर हमने गोर्ज देखा, फिर हमने कैनियन देखा, फिर हमने झरना देखा, रैपिड देखा, प्लंज पूल देखा और पोर्टहोल्स देखा। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत है आप लोग पूछ सकते हैं। किसी को कोई भी दिक्कत है, यहां तक कोई परेशानी है, आप लोग पूछ सकते हैं। हाँ जी, ये यूथ में बनती है। ज्योति दहिया DSSB वाले जो हैं वो NCERT करते रहे, उनको चंडीगढ़ वालों में नहीं झांकना है। अगर किसी का चंडीगढ़ का पेपर है तो ही वो चंडीगढ़ का फोल्डर देखे, वरना ना देखे। यहां तक किसी को डाउट है क्या? जल्दी जल्दी मुझे इनके नाम लिख के बताओ कमेंट में। जल्दी से कमेंट में इनके नाम लिख के बताओ, फास्ट जल्दी करो। कौन कौन सी शेप्स हमने पढ़ी है? बुक से और देखेंगे अभी हम। देखो, युवावस्था में हमने क्या देखा? हमने वी शेप वैली देखी, वी शेप वैली देख ली। ठीक है, मतलब वी आकार की घाटियां देखी। फिर उसके बाद हम लोगों ने और क्या देखा? मियांडर्स वगैरह अभी मैं पढ़ाऊंगी, इसमें और नहीं बताया। वाटरफॉल देख लिया हमने, रैपिड देख लिया। ठीक है, यानी जहां कठोर चट्टाने उजागर होती है, कठोर चट्टाने उजागर हो रही थी ना, और रैपिड्स उसी को ही कहते हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा।
फिर उसके बाद मैच्योर स्टेज के अंदर भी थोड़ी सी डीप वैली बन जाती है, ठीक है, वाटरफॉल डीप वैली बन जाती है, मतलब जब जब नदी बहुत पुरानी होती जा रही है तो गहराई बढ़ती जा रही है, ये कह रहा है। फिर ओल्ड स्टेज के अंदर क्या क्या बनता है वो हम देखेंगे अपने। अब इरोजनल लैंडफॉर्म में हमने घाटियां देख ली, कितने प्रकार की कौन कौन सी घाटियां होती है वो हमने देख ली, ठीक है। फिर उसके बाद हमने गोर्ज देख लिए और कैनियन देख लिया। आप यहाँ देख सकते हो वी आकार की घाटी, कंठ घाटी, इनको गोर्ज या कैनियन को कह सकते हैं। गोर्ज क्या होता है वो देख लिया, घाटी क्या होता है वो देख लिया, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, गड्ढे या तालाब यानी पोर्ट होल्स, पोर्ट होल्स को गड्ढे कहेंगे, ये गड्ढे हम लोगों ने देख लिए, पोर्ट होल्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने प्लंज पूल देख लिया, यानी प्लंज तालाब कह दो या प्लंज पूल कह दो, वो हमने देख लिया, ठीक है। झरने के आधार पर बड़े गहरे छेद को यानी बड़े गहरे गड्ढे को हम प्लंज पूल कह रहे हैं, ठीक है। फिर अब मियांडर्स की बारी है, ये मियांडर्स क्या होते हैं और टेरेसेस क्या होते हैं ये अपने को अभी समझना है, ठीक है। अभी मैं इसको दिखाती हूँ मियांडर्स क्या होते हैं और टेरेसेस क्या होते हैं। यहां तक आपको समझ आ गया, वेरी गुड रामिता। वी शेप, गोर्ज, कैनियन, वाटरफॉल, रैपिड, पोर्ट होल्स, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अन्नू, सरिता वेरी गुड, विजेता, सरबजीत वेरी नाइस, ज्योति, जतिन, एस्टेट टीजीटी के लिए जतिन एनसीईआरटी करते रहे, कुछ भी एक्स्ट्रा और नहीं करना। चंडीगढ़ का फोल्डर केवल वही बच्चा देखे जो चंडीगढ़ का पेपर में बैठा है, क्योंकि चंडीगढ़ का सिलेबस है बहुत भैड़ा, ठीक है। 4.04.24 क्या कह रहे हो, आज तक वीडियो कह देख क्या कह रहे हो सुरजीत कुमार, मैं समझी नहीं। वेरी गुड, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। मियांडर्स क्या होते हैं वो समझो, मियांडर्स की शेप देखते हैं। मियांडर्स ये होते हैं, देखो ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये मियांडर्स है। मियांडर क्या होता है, आप कहते हैं ना टेढ़ी मेढ़ी धारा बन रही है, वही मियांडर है। ये जब नदी थोड़ी सी बूढ़ी हो रही है, थोड़ी मेच्योर हो रही है या ओल्ड स्टेज में आ रही है, तब इस तरीके से ये मियांडर्स बनाएगी, ठीक है। क्या बनाएगी, मियांडर्स। अब होता क्या है, जब ये इस तरीके से बह रही है तो अपने साथ जो भी अवशेष, जो भी मिट्टी, जो भी गाद वो ला रही है यहाँ पे इकट्ठा कर देती है। ये आप देख रहे हो ग्रीन कलर, यहाँ पे इकट्ठा कर देती है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं लेवीज। क्या कहते हैं इसको, लेवीज, ठीक है। तटबंध कहते हैं हिंदी में, हिंदी में कहेंगे तटबंध, तटबंध, ठीक है। और इंग्लिश में क्या कह रहे हैं इसको, लेवीज। मतलब अपने जब जब ये मुड़ती है इस तरीके से, टर्न लेती है, तो जो अपने साथ ये अवशेष लाई है, जो अपने साथ अवशेष लाई है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं लेवीज। और जो ये अंदर की तरफ यहाँ पे जो डिपॉजिट होएगा, अंदर की तरफ यानी कन्वेक्स साइड जो डिपॉजिट होएगा, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे पॉइंट बार। क्या कहेंगे, पॉइंट बार, ठीक है। याद रखोगे इन बातों को, क्या कहोगे उसको, पॉइंट बार। और जो बाहर की तरफ इस तरीके से जो शेप बन रही है उसको हम कहेंगे लेवीज। जो अंदर की तरफ शेप बनेगी, ये वाली जो शेप बनेगी इसकी अंदर की तरफ, इसको हम कहेंगे पॉइंट बार। तो 2 पॉइंट और ऐड कर लेने हैं, 3 पॉइंट। मियांडर क्या होता है, लेवीज क्या होता है, पॉइंट बार क्या होता है। तीनों ही बहते हुए पानी से जुड़े हुए हैं, तीनों ही रनिंग वाटर से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब एक नया शब्द आपको आगे देखने को मिलेगा, ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक, ऑक्सबो लेक क्या होता है, देखो स्टूडेंट, जब इस तरीके से नदी चल रही है, ठीक है, चलते चलते होता क्या है, कभी कभी ये इतनी नैरो हो जाती है, इस तरीके से इतनी नैरो हो जाती है कि ये वाला हिस्सा कट ही गया, ठीक है। और एक इस अलग ही तरीके से एक झील बन जाती है, अलग ही तरीके से एक ये घोड़े के नाल की शेप का एक अलग सेक्शन कट के अलग हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ये आप देख रहे हो, इसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सबो लेक। कभी ये इसी का ही हिस्सा था, लेकिन अब क्या हुआ, नदी ने ये हिस्सा काट दिया और अपने इस तरीके से आगे बढ़ने लगी। मतलब जो ये हिस्सा अलग हुआ है इसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सबो लेक। तो ऑक्सबो लेक भी मैच्योर स्टेज से जुड़ा हुआ है और बहते पानी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये पॉइंट्स भी आपको याद रखने हैं। और क्या ऐड हो गया, मियांडर्स हो गया, लेवीज हो गया, पॉइंट बार्स हो गया और ऑक्सबो लेक हो गया, ठीक है। आई होप चीजें समझ आ रही है, क्लियर हो रही है। अकेली किताब पढ़ोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा जब तक वीडियोज को नहीं सोचोगे। हाँ जी अंशिका, वेरी नाइस। नहीं करनी सरबजीत, जो करनी है मैं ऐड कर रही हूँ। आपने देखा होगा ज्योग्राफी की क्लासेस ऐड की है मैंने,
ना करें ना करें मनीष, मत देखना चंडीगढ़ टीजीटी वाले, छठी सातवीं आठवीं नौवीं छोड़ दो, मत करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। अब देखो ये चीजें हम लोगों ने देख ली, अब हम टेरेसेस की बात करते हैं। टेरेस, मैंने इमेज लगाई तो थी, एक बार देख लूं मैं। ये रहा। अब देखो, आप बार बार एक शब्द देख रहे हो वहां पे, रिवर टेरेस। कौन सा शब्द देख रहे हो? रिवर टेरेस। रिवर टेरेस क्या होता है? जब नदी इस तरीके से गिर रही है पहाड़ों से, तो अपने साथ इस मिट्टी को बहा लाती है, जिससे ये सीढ़ियां बन जाती है। ठीक है, ये सीढ़ियां देख रहे हो, जब नदी ऊपर से आ रही है तो इस तरीके से ये सीढ़ियां बन जाती है। ठीक है, कुछ हिस्सा कट गया, कुछ हिस्सा बच गया, तो ये जो रिवर, इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं रिवर टेरेस। टेरेस क्या होता है? सीढ़ियां। ठीक है, रिवर टेरेस। तो ये भी क्या होती है? ये भी एक तरीके का इरोजनल यानी अपरदनात्मक लैंडफॉर्म्स। ठीक है, अपरदनात्मक है, क्यों? क्योंकि ये भी धरती के टुकड़े को काट रहा है। तो एक शब्द और ऐड हो गया, रिवर टेरेस। ठीक है, रिवर टेरेस क्या है ये हमने देख लिया। अब इसके बाद डिपोजिशनल लैंडफॉर्म की बात करते हैं। निक्षेपणात्मक भू आकृतियां, बहते जल के कारण कौन कौन से निक्षेपण यानी कि डिपोजिशनल लैंडफॉर्म होते हैं? जमाव से क्या क्या होते हैं? एक तो एलुवियल फैन बनते हैं। क्या है भाई ये एलुवियल फैन? जलोढ़ पंखे बनते हैं। क्या है ये जलोढ़ पंखे? इसकी इमेज हम देख लेते हैं। देखो भाई, ये है आपके एलुवियल फैन। फैन ये आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये है एलुवियल फैन। जैसे क्या हुआ, अब ऊपर से पहाड़ से नदी आ रही थी, नदी अपने साथ बहुत सारा निक्षेप लेके आ रही है, बहुत सारे अवशेष लेके आ रही है, और यहाँ पे वो सारे अवशेष जो है उसने जमा कर दिए। ठीक है, और खुद आगे बह गई और यहाँ पे सारे अवशेष जो है वो जमा कर दिए। तो जो इस तरीके से पंखा, जो हम हाथ से पंखा झरते हैं, उसकी शेप यही होती है। ठीक है, इसलिए इसको क्या नाम दिया? जलोढ़। जलोढ़ क्यों कहा? क्योंकि ये वाला जो एरिया होता है ना, बहुत ही उपजाऊ होता है, बहुत ही फर्टाइल होता है, इसलिए इसको नाम दिया एलुवियल फैन। फैन क्यों? क्योंकि फैन जैसे इसकी शेप है, पंखे जैसे इसकी शेप है। और एलुवियल क्यों? क्योंकि ये जो ऐसा है, ये न्यूट्रिएंट रिच होता है, इसमें बहुत सारे खनिज मिलते हैं, बहुत ज्यादा ये फर्टाइल यानी कि बहुत ज्यादा इसमें उर्वरक क्षमता होती है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? एलुवियल फैन। और ये देखो, कट थोड़ी ना रही है कोई चीज, ये तो निक्षेपण हो रहा है, निक्षेपण हो रहा है यानी कि डिपोजिशन हो रहा है। तो आपसे अगर कोई पूछे कि एलुवियल फैन किसके कारण हो रहा है, तो आप बताओगे रनिंग वाटर के कारण हो रहा है। दूसरा निक्षेपण है, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, आप चीजों को क्लियर कर पाते हो या नहीं, किस तरीके से क्वेश्चन बने हुए हैं अतीत में भी, उसको देखते हो। देखिए जी, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, द क्वेश्चन इज दैट कि इनमें से कौन, निम्न में से कौन, निम्न में से कौन इरोजनल यानी अपर्दनात्मक स्थलाकृति है? अपर्दनात्मक स्थलाकृति है। ठीक है, ए ऑप्शन मैंने कह दिया जलोढ़ पंखे, जलोढ़ पंखे, एलुवियल फैन। ठीक है, एलुवियल फैन। बी ऑप्शन मैंने आपको कह दिया कि जलोढ़ पंखे के बाद बी ऑप्शन मैंने आपको कह दिया डेल्टा। क्या कह दिया? डेल्टा। सी कह दिया मैंने रिवर टेरेस। क्या कहा? रिवर टेरेस। ठीक है, और डी ऑप्शन मैंने कह दिया ऑल ऑफ द अबव। आप क्या लगाओगे? जल्दी से मुझे बता दीजिए, आप क्या लगाओगे? निम्न में से कौन इरोजनल अपरदनात्मक स्थलाकृति है? जल्दी से बता दीजिए आप लोग क्या लगाओगे, फास्ट। जो करनी है पूजा में डाल रही हूं, मैं कितनी बार बता चुकी, जो भी आपको एनसीईआरटी करनी है वो मैं एनसीईआरटी के फोल्डर में डाल चुकी हूं, मतलब साथ साथ डाल रही हूं। जल्दी आंसर कीजिए उस बात का, क्या आएगा इसका आंसर? सी, वेरी गुड। इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। क्लियर? ये क्या है? ये तो डिपोजिशनल है।
ठीक है, ये क्या है, ये तो डिपोजिशनल है, ये हमको पता ही नहीं अभी। रिवर टेरेस हम श्योर है इरोजन से बना है, तो आंसर क्या आएगा, सी आएगा, ऑल नहीं आएगा। ठीक है, इस तरीके से सवाल आएंगे तो आपको पता होना चाहिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर सबने दिया। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो जलोढ़ पंखे हम लोगों ने देख लिए, यहाँ पे यही लिखा हुआ है, ये ना एक बार पढ़ लेना तुम, मैंने नोट्स डाले हुए हैं फोल्डर में, इसको पढ़ लेना कि बहुत मोटा भार पर्वतीय ढलानों पे जल धाराएं अपने साथ ले आती है, जिसके कारण ये इस तरीके की शेप बन जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद है डेल्टा। ये डेल्टा क्या है, इसकी इमेज देख लो, डेल्टा, ये आपको डेल्टा दिख रहा है। डेल्टा भी इसी शेप का दिखेगा आपको, जिस शेप की पंखे दिख रहे हैं ना, लेकिन इसका आकार देखो कितना बड़ा है। डेल्टा का आकार देखिए आप, कितना बड़ा आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए, और इसमें ना बीच बीच में इस तरीके से चैनल्स बने हुए हैं, इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं ब्रेडेड चैनल। क्या कहते हैं, ब्रेडेड चैनल। बीच में नदी बह रही है, वहां तो बिल्कुल ऐसे जमा हो गया था, वो हिस्सा पूरा ऐसे कठोर हो गया था, जमा हो गया था सब कुछ। ये क्या है, ये है ब्रेडेड चैनल। ठीक है, इस तरीके से बिखरे हुए चैनल, ब्रेडेड चैनल। तो इनको हम क्या कहते हैं, ये क्या बन रहा है, ये है डेल्टा। डेल्टा क्यों, क्योंकि ये आपने पढ़ा होगा ना सिंबल डेल्टा का, मैथ्स में, फिजिक्स में, तो ये इसी शेप का बनता है। और ये कब बनता है, जब नदी अपने मुहाने पर होती है, जब नदी समुद्र में मिलने वाली होती है। ठीक है, मतलब अपनी बिल्कुल बूढ़ा अवस्था में, बिल्कुल ओल्ड एज के अंदर नदी डेल्टा बनाती है। जितनी लंबी नदी बहेगी उतना बड़ा डेल्टा वो बनाएगी। तो डेल्टा क्या होता है वो हमने समझा, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, समझ गए। ये जलोढ़ पंखों के विपरीत निक्षेप, मतलब स्तरीकरण बहुत ज्यादा अच्छा होता है, इसमें फ्रैक्शंस होती हैं, छोटी छोटी इस तरीके से लाइंस बनी होती हैं। ठीक है, तो डेल्टा हम लोगों ने देखा क्या होता है। ठीक, उसके बाद फ्लड प्लेन्स, बाढ़ के मैदान। अब बाढ़ के मैदान क्या है, इसमें कुछ भी नहीं करना आपको, ये डेल्टा, पॉइंट बार, नेचुरल लेवी, ये मैंने आपको बता दिया। पॉइंट बार क्या होता है, नेचुरल लेवी क्या होता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, तटबंध क्या होता है। फिर उसके बाद ये हम कर चुके हैं, प्राकृतिक तटबंध और पॉइंट बार्स कर चुके हैं, ये एक बार आप लोग इसमें से पढ़ लो। अब बात आ रही है मियांडर्स की। मियांडर्स मैंने आपको बता दिए हैं क्या होता है, आप पढ़ लोगे फिर भी मियांडर्स को एक बार। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है। ऑक्सबो लेक क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया, ऑक्सबो लेक। ठीक है, बैल धनुष झील नहीं होता, इसको हिंदी में भी ऑक्सबो लेक ही कहते हैं, ऐसे लिखा हुआ मिलेगा हिंदी में। ये बैल धनुष झील गूगल ने कर दिया, ये है ऑक्सबो लेक, ऑक्सबो लेक झील। ठीक है, ये इसी तरीके से आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो ये चीजें हम लोगों ने कर ली। अब इसके बाद कर ली है ना, मैं कहीं जा रही हूँ, कहीं तुम मानो ही ना इस बात को। ग्राउंड वाटर से क्या क्या शेप्स बनती है वो अपने को करनी है। ठीक है, ग्राउंड वाटर से, भूजल से क्या क्या बनता है बताइए मुझे। यहां तक चीजें समझ आ गई। अभी तक कौन कौन से शब्द हमने पढ़े हैं, एक बार रिवाइज करवाती हूँ। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले हमने वी शेप वैली पढ़ा था, तुम भी लिखते चलो मैं भी लिखती चल रही हूँ, वी शेप वैली। फिर हमने क्या पढ़ा, फिर हमने गोर्ज पढ़ा। फिर हमने क्या पढ़ा, फिर हमने कैनियन पढ़ा। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, कैनियन के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था जल्दी बताओ, रिवर टेरिस पढ़े हैं। ठीक है, रिवर टेरिस पढ़ा है। फिर हमने क्या पढ़ा, झरना पढ़ा था, यानी वाटरफॉल पढ़ा है। वाटरफॉल के साथ ही हम लोगों ने प्लंज पूल पढ़ा है, प्लंज पूल पढ़ा है। फिर हमने पॉटहोल्स पढ़े हैं, पॉटहोल्स। ठीक, फिर हम लोगों ने मियांडर्स पढ़ा है, मियांडर्स। फिर हमने ऑक्सबो लेक पढ़ा है, ऑक्सबो लेक। फिर हम लोगों ने नेचुरल लेवीज की है। फिर हम लोगों ने पॉइंट बार्स किए हैं। ठीक है, पॉइंट बार्स। फिर हम लोगों ने एलुवियल फैन किया है, ये निक्षेपण आ गया। एलुवियल फैन के बाद हमने डेल्टा किया। ठीक है, इतनी चीजें हम लोगों ने कर ली है अभी तक। अब हम ग्राउंड वाटर पे चलेंगे। अब हम ग्राउंड वाटर पे चलेंगे, भूजल के कारण, यानी कि जमीन के नीचे के पानी के कारण किस किस तरीके की शेप बनती है, अब हमें वो समझना है। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक, अभी आगे बढ़ते हैं। देखिए, मतलब लगभग 20 पेजेस का काम हो चुका है आप। अब देखो होता क्या है, धरती के नीचे ना बहुत सारा पानी बहता रहता है।
धरती के नीचे मान लो ये जमीन थी, पानी ऊपर खड़ा है तो वो नीचे नीचे परकोलेट होता रहता है, नीचे नीचे पेनिट्रेट होता रहता है, ठीक है, नीचे परकोलेट या पेनिट्रेट होता रहता है। इससे क्या होता है, इससे नीचे क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, नीचे है कैल्शियम कार्बोनेट, और ये कैल्शियम कार्बोनेट अलग अलग तरीके के पानी के साथ घुलनशील होता है, घुलनशील होता है। जितना घुलेगा उतने बड़े बड़े गड्ढे धरती के नीचे बनते रहेंगे, और जितने बड़े बड़े गड्ढे बनते रहेंगे उतने ही तरीके की शेप जो है, उतने ही तरीके की आकार जो है बनता रहेगा। तो मेन रीजन क्या होता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट, जिसके कारण ग्राउंड वाटर की वजह से सारी स्थलाकृति बनती है। तो कौन कौन सी स्थलाकृति ग्राउंड वाटर की वजह से बनती है, ये देखो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है, चूना पत्थर, डोलोमाइट, इनके साथ ही सारी केमिकल प्रोसेसेस होती है धरती के नीचे, जिसके कारण अलग अलग तरीके की भू आकृतियां विकसित होती रहती है, ठीक है। और जो लाइमस्टोन या डोलोमाइट का रीजन होता है, ये सवाल बहुत बनता है स्टूडेंट, कास्ट टोपोग्राफी क्या होता है, कास्ट स्थलाकृति क्या होती है, पढ़ो। यह कोई चूना पत्थर या डोलोमिटिक क्षेत्र है जो घोल या जमाव की प्रक्रियाओं के माध्यम से भूजल की क्रिया द्वारा निर्मित भू आकृतियों को दर्शाता है। क्या कह रहा है ये, कास्ट टोपोग्राफी क्या होती है, जहां पे चूना या डोलोमाइट होने के कारण कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं, जैसे एड्रियाटिक सागर, एड्रियाटिक सागर ये ऐसा क्षेत्र है जहां पे चूना पत्थर या डोलोमाइट होने के कारण अलग अलग तरीके की शेप्स बनती है, ठीक है। जिस जिस क्षेत्र को हम क्या कह देंगे, कास्ट स्थलाकृति, जहां पे लाइमस्टोन ज्यादा होता है, जहां पे चूना पत्थर ज्यादा होता है। अब इसके कारण क्या क्या चीजें बनती है वो देखते हैं एक एक कर, ठीक है, बिल्कुल आराम से चीजों को समझेंगे। अभी आगे देखो, ये जो है ये मैंने एक और ब्रेडेड चैनल आपको दिखाने की कोशिश की हुई है, ब्रेडेड चैनल, ठीक है, वो मैंने आपको पीछे बता दिया है क्या होता है, मतलब इस तरीके से अलग अलग जल धाराएं जो है वो बह रही है, उसको ब्रेडेड चैनल कहते हैं। अब देखो ग्राउंड वाटर से ये इस तरीके के गड्ढे आपने जरूर देखे होंगे, ठीक है, पानी भरा रहा और ये पूरी जमीन नीचे खिसक गई, इसको क्या कहते हैं, सिंक होल, क्या कहते हैं, सिंक होल, ठीक है। ये सिंक जब बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा हो रहा है, बहुत बड़ा हो रहा है, इसको हम क्या कह देते हैं, कोलैप्स होल, मतलब वो कोलैप्स हो गया, ठीक है। अब जब एक गड्ढा यहाँ है, एक गड्ढा यहाँ है, एक गड्ढा यहाँ है, अब क्या हुआ, धीरे धीरे ये सारे गड्ढे मिल गए और इस तरीके से एक बहुत लंबी खाई बन गई, ये गड्ढे मिल गए आपस में और एक बहुत लंबी खाई बन गई। ये जो खाई बन गई ना, इसको हम क्या कहते हैं, उवाला, क्या कह रहे हैं, उवाला, ठीक है। अब ग्राउंड वाटर के इरोजनल लैंडफॉर्म बता रही हूं मैं, अपरदनात्मक स्थलाकृति। सबसे पहले क्या बना है, सिंक होल, एक सिंक होल यहां बन गया, एक सिंक होल यहां बन गया। ये सारे सिंक होल जब आपस में मिल रहे हैं तो एक बहुत बड़ी ऐसे खाई सी बना देते हैं, ऐसे बिल्कुल सुरंग सी बना देते हैं पानी के नीचे, बड़े बड़े गड्ढे, इसको हम क्या कहते थे, उवाला, ठीक है। तो अगर कोई पूछे उवाला किससे रिलेटेड है तो आप बताओगे भूजल का अपरदनात्मक स्थलाकृति है, ठीक है, भूजल की अपरदनात्मक स्थलाकृति आपको हो तो मैं आपको उवाला दिखा भी दूंगी, दिस इज उवाला, देखो ये है, वो यहाँ पे आपको दिख रहा है उवाला, ये इस तरीके से पूरा ये एक शेप सी बन गई, एक नदी सी बन गई जिसमें पानी बह रहा है, ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब यहां जहां इस तरीके के गड्ढे बन जाते हैं, ठीक है, छोटे छोटे गड्ढे, उसको क्या कहते हैं, लाइमस्टोन के पेवमेंट बन गए, लाइमस्टोन के पेवमेंट। जब इस तरीके से कुछ जमीनें उखड़ रही है, कुछ नीचे है कुछ ऊपर है, इस तरीके के शंकु बना रही है, उसको कहते हैं कार्स्ट शंकु या कार्स्ट कोन, ठीक है, क्या कहते हैं, कास्ट शंकु या कास्ट कोन। तो ये तीन चीजें आपको याद रखनी है, क्या क्या, उवाला आपको याद रखना है, पेवमेंट आपको याद रखना है, और ये शंकु आपको याद रखने हैं। बाकी चीजें आप बेशक याद मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो। तो अब होता क्या है, देखो पानी नीचे जाया जा रहा है, पानी धरती के नीचे जा रहा है, धरती तो यहां थी, ऐसे आनी थी, लेकिन ये धरती के नीचे जा रहा है, धरती के नीचे जाने से ये वाली सारी चीज पानी खा गया, बीच में ये इस तरीके का एक पहाड़ सा बच गया, जिसको क्या कह दिया, कार्स्ट टावर, या ये छोटे छोटे इस तरीके के शंकु बच गए। आसपास की मिट्टी तो उड़ा ले गया पानी, जो धरती का पानी है आसपास की मिट्टी को ले गया, ये इस तरीके से बीच में शंकु बच गए, इनको क्या कहते हैं, कास्ट शंकु या कास्ट कोन, ठीक है, कास्ट शंकु या कास्ट कोन। तो उवाला क्या है, कास्ट शंकु क्या है, कास्ट टावर क्या है, लाइमस्टोन पेवमेंट क्या है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी यही सब बातें लिखी हुई है, हम बुक में भी देख लेते हैं, बुक में क्या क्या है देख लेते हैं, एक बार रुक जाइए, देखो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, सिंक होल्स है,
ठीक है। सिंक होल थोड़े बड़े होंगे, सिंक होल थोड़े बड़े बड़े होंगे, उनको सॉल्यूशन होल कह देंगे। सिंक होल है पहले, ठीक है, क्या कह रहा है, शीर्ष पर गोलाकार इस तरीके से और नीचे इस तरीके से भिड़ा हो जाता है, ठीक, इसको हम क्या कहते हैं, सिंक होल। सिंक होल जब थोड़े बड़े हो जाए तो उनको सॉल्यूशन सिंक कह देते हैं, वो और बड़े हो जाए उनको कोलैप्स सिंक या पतन सिंक कह देते हैं, या डोलाइन कह के बुलाने लगते हैं जब बड़े बड़े गड्ढे हो जाए, ठीक। फिर उसके बाद उवाला क्या है, उवलस या उवालास कहते हैं इसको, उवलस या उवाला क्या कहता है, जब बहुत सारे सिंक छेद आपस में मिल जाए, एक साथ जुड़ जाते हैं, तो लंबी संकीर्ण चौड़ी खाई बना देते हैं। मैंने आपको बताया ना, सारे सिंक होल आपस में मिल गए तो लंबी एक चौड़ी खाई बन गई, जिसको हमने क्या कहा, उवाला कह दो या उवलस कह दो, ठीक है, उवलस कह दो, ठीक। लाइमस्टोन पेवमेंट क्या होता है, कहता है कि जो चिकना हिस्सा होता है, चूने पत्थर का जो चिकना हिस्सा होता है उसको लाइमस्टोन पेवमेंट या फुटपाथ कहते हैं, ठीक। धरती के नीचे गुफाएं बन जाती हैं, मतलब ऊपर जमीन है, नीचे की नीचे पानी बह के ले गया सारी मिट्टी को, तो गुफा बन जाएगी नीचे, ठीक। अब सवाल कहां से बनता है, ये चीज पूछी जाती है, भूजल से स्टेलेक्टाइट, स्टेलेगमाइट और स्तंभ पूछा जाता है। अब ये समझना ये क्या होता है, ध्यान से सुनना। देखो ये जमीन थी, जमीन थी, इस जमीन के नीचे ये पानी जो है वो नीचे चला गया, नीचे की सारी मिट्टी पानी खा गया, क्या बना दी, गुफा बना दी, केव बना दी। अब कुछ कुछ हिस्सा ऊपर चिपका रह गया, कुछ कुछ चट्टानों का हिस्सा ऊपर इस तरीके से चिपका रह गया, जो ऊपर चिपका हुआ है उसको कहेंगे स्टेलेक्टाइट, क्या कहेंगे, स्टेलेक्टाइट। और कुछ हिस्सा नीचे इस तरीके से रह गया, बाकी मिट्टी जो थी, बाकी जो शेल्टर्स थे, बाकी जो चट्टाने थी वो बह गई पानी के साथ, उसको हम क्या कहेंगे, स्टेलेगमाइट, स्टेलेगमाइट। ये क्या है, स्टेलेक्टाइट, देखो ध्यान से सुनोगे, स्टेलेक्टाइट, स्टेलेक्टाइट पूछा जाता है बहुत ज्यादा, ठीक है। और ये क्या है, स्टेलेगमाइट, स्टेलेगमाइट, ठीक है। ये लेग है, लेग अपनी नीचे होती है ना, तो याद रखोगे स्टेल लेग है, ठीक है, नीचे की तरफ होती है। और स्टेलेक माइट, ठीक है, स्टेलेक, स्टेलेक टाइट, टाई यानी टाई हम ऊपर बांधते हैं, ऊपर लटकाते हैं, तो जो ये ऊपर लटक रहा है इनको कहेंगे स्टेलेक्टाइट, और जो नीचे रह गया है इसको कहेंगे स्टेलेगमाइट, क्योंकि लेग नीचे होती है। इस तरीके से याद रखो। बीच में जो ये पूरा हिस्सा बच गया है, भाई पानी इस मिट्टी को छेड़ नहीं सका, इस मिट्टी को हिला नहीं सका, बहा के नहीं लेकर जा सका, ये क्या बन गया, स्तंभ बन गया, ये बन गया पिल्लर। तो ये सब क्या है, ये धरती के नीचे हो रहा है, धरती के नीचे हो रहा है, स्टेलेक्टाइट, स्टेलेगमाइट। और तुम खुद बताओ ये इरोजनल है या डिपोजिशनल है, आप कहोगे जी ये तो इरोजनल है, सारी मिट्टी अपने साथ ले गया, जो बचा उसके कारण ये शेप बनी है, तो ये क्या है, ये अपरदनात्मक है, क्या है, ये अपरदनात्मक है, ये इरोजनल है, ठीक है। यहां तक बात समझ आ गई आप लोगों को, क्या बातें समझ आ गई, प्लीज बताइए, मैसेज कीजिए, ये दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। केव क्या है, केव है इरोजनल, अपरदनात्मक। लेकिन ये क्या है, ये जो स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट है ये डिपोजिशनल है, ये निक्षेप, मतलब अपने साथ जो चीजें लाया है पानी, उसके कारण ये यहाँ पे जमा हो गए, चिपक गए हैं कुछ चट्टाने या कुछ मैं कहूंगी रेत के कण, जिसके कारण ये शेप्स बन रही है। केव बन रहा है इरोजन के कारण, अपर्दन के कारण, केव बन रही है अपर्दन, गुफा के कारण, गुफा बन रही है अपर्दन के कारण। लेकिन जो ये स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट बन रहे हैं, ये किस कारण बन रहे हैं, ये बन रहे हैं निक्षेपण के कारण, पानी अपने साथ जो केमिकल लाया है उसके कारण ये जो मिट्टी के कण है ये इस तरीके से, चट्टानों के कण है ये इस तरीके से चिपका दिए, जिसको स्टेलेक्टाइट या स्टेलेगमाइट कहते हैं। जल्दी बताइए, यहां तक कोई डाउट है क्या, ये शब्द आपको समझ आ जाने चाहिए। तो ग्राउंड वाटर में हमने क्या पढ़ा, एक बार रिवाइज कर लो। ग्राउंड वाटर में हमने सिंक होल्स पढ़े, ठीक है, सिंक होल के बाद हमने उवलस पढ़े, उवलस के बाद हमने पेवमेंट या फुटपाथ कह दो वो पढ़ा, फिर हमने कार्स्ट टोपोग्राफी में कार्स्ट कोन और कार्स्ट शंकु पढ़े, टावर पढ़े, केव पढ़ी, गुफा, स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट पढ़े। ये चीजें हम लोगों ने ग्राउंड वाटर में यानी कि भूजल में किए। यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? पेवमेंट का मतलब एक फुटपाथ सा बन गया सरबजीत, और कुछ भी नहीं।
कोई डाउट है क्या? क्लियर है? ग्लेशियर स्कोर कर लेते हैं। अब ग्लेशियर्स के ज्यादा पूछे नहीं जाते, एक ही पूछा जाता है, मोरेन। ठीक है, मोरेन क्या होता है वो पूछी जाती है। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, दिखा देती हूँ सारी चीजें। देखो, अब ग्लेशियर्स भी क्या करती है, बहुत सारा कटाव करती है। ठीक है, ग्लेशियर्स भी क्या करते हैं, ग्लेशियर होता क्या है, बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें, उसको ग्लेशियर कह रहे हैं। ये ग्लेशियर भी क्या करता है, बहुत सारा इरोजन यानी अपर्दन करता है। ठीक है, डीप लॉन्ग वाइड ट्रफ और बेसिन बनाता है, मतलब कि बहुत सारी चीजों को तोड़ देता है। उनमें किस किस तरीके की शेप बनती है, सबसे पहले तो इसको समझो, इसको सर्क, सर्क, ठीक है, या टार्न लेक कह रहे हैं, टार्न झील। ठीक है, क्या है ये सर्क, क्या है ये टार्न लेक, एक बार इमेज देख लेंगे। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये है आपका सर्क। ये जो पूरी शेप दिखाई दे रही है ये क्या है, ये सर्क है। इस सर्क में क्या होता है, सर्क मतलब सरकना, इस तरीके से याद रखो। एक ऊंची पहाड़ी होगी, फिर इस तरीके से जो बर्फ है वो इस तरीके से पिघलेगी, स्लोप, यहाँ पे बर्फ इकट्ठी हो जाएगी और नीचे जाके झील में मिल जाएगी। अब बर्फ की जो पूरी सिल्ली है, बर्फ जो है पूरी, वो दिखेगी नहीं। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम टार्न झील। कौन सी लेक है ये, टार्न झील है। और जो ये पूरी शेप बनी जिससे नदी बह के आई है, जिससे ग्लेशियर बह के आया है, इसको हम क्या कह रहे हैं, सर्क। इसको हमने क्या कहा, सर्क कहा। ठीक है, तो ये इरोजनल लैंडफॉर्म है, क्योंकि इसके कारण क्या होता है, इस तरीके से बहुत सारा डिपॉजिट उस ग्लेशियर के साथ यहाँ पे हो जाता है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे जमा हो जाती है। ठीक है, जिसको हम सर्क कह रहे हैं। ठीक है अन्नू, ठीक है। तो हॉर्न क्या होता है वो हम लोगों ने देख लिया, सींग क्या है ये, अच्छा नहीं, हमने सर्क और टार्न लेक देखी है अभी। ठीक, अब ये हॉर्न क्या है, इसको देखो। हॉर्न, और पहले देख लो, देखो, ऊंची तेज नुकीली खड़ी तरफ वाली चोटियां तब बनती है जब तीन या अधिक ग्लेशियर सिर की ओर कटते हैं। मतलब जब ग्लेशियर आपस में इस तरीके से खड़े हैं ना, जब इस तरीके से तीन ग्लेशियर खड़े हैं एक दूसरे के साथ, तो जो ये चोटी बनी है इसको हम क्या कह रहे हैं, ये क्या बन गया, ये सींग बन गया, ये हॉर्न बन गया। ठीक है, अब क्या होता है, कभी कभी बीच में इस तरीके से दीवार आ गई। ठीक है, इस तरीके से बर्फ यहाँ पिघल गई, यहाँ चली गई, और इस तरीके से ये एक शेप बन जाती है। इसको हम क्या कहते हैं, ये बन गया एरिड्स। क्या बन गया, एरिड्स या अरेटिस कहते हैं इसको। तो आपको दो में शेप दिखा रही हूँ, एक दिखा रही हूँ हॉर्न की और एक दिखा रही हूँ एरिड्स की। बिल्कुल आराम से इनको देखना। देखिए जी, ये है हॉर्न, ये इस तरीके की, एक तरफ तो ये दिखाई दे रहा है आपको, एक तरफ ये बर्फ की पहाड़ी, ये बर्फ की पूरी पहाड़ है, दूसरी तरफ ये वाला पहाड़ है, और तीसरी तरफ जो आपको दिखाई नहीं दे रहा वहां पे वो। तो जो ये चोटी बन गई इसको हमने क्या कहा, इसको हमने हॉर्न कहा। और इस तरीके से बीच में ये जो है वो इस तरीके से दो फेसेस बन रहे हैं, ये जो शेप बनी है इसको हम एरेटस कहेंगे। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, एरेटस कहेंगे। तो ये शेप्स आपको याद रखनी है कि ये ग्लेशियर की वजह से है। किसकी वजह से है, ग्लेशियर्स की वजह से। ठीक, उसके बाद ये ग्लेशियर ने काट काट के क्या कर दिया, ये बना दी वी शेप वैली। तो जब ग्लेशियर बना रहा है तो ग्लेशियर की अलग से वी शेप वैली है, नदियों की अलग से वी शेप वैली है। ठीक है, क्या है, नदियों की अलग से वी शेप वैली है, ग्लेशियर्स की अलग से वी शेप वैली है, इस चीज को याद रखना। फिर ये मैंने आपको बताया वैली कैसे बन रही है, ग्लेशियल वैली कैसे बन रही है। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो, ये है फिजोर्ड या फियोर्ड, बहुत पूछा जाता है, फिजोर्ड या फियोर्ड, ये क्या होता है, समुद्र के पानी से भरे तट रेखा बनाने वाले बहुत गहरे हिमनद गर्त को फिजोर्ड कहते हैं। शेप देखो, दिस इज फिजोर्ड, ये जो दिख रहा है दिस इज फिजोर्ड। अब हुआ क्या, ग्लेशियर्स ने इन पहाड़ों को काट दिया, काटने के बाद नीचे पानी भर गया। ठीक है, क्योंकि ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, नीचे पानी भर गया, तो ये क्या है, हिमनद बन गई।
यानी कि बर्फ से बनने वाली नदी बन गई। और ये गर्त है, ये ट्रेंचेस है, ये कट के बनी है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये क्या है, ये फिजोर्ड है। ठीक है, तो फिजोर्ड किस कारण बनते हैं, ग्लेशियर का अपरदनात्मक रूप है। इसमें जो एफ है वो साइलेंट है, इसको कहते हैं फिजोर्ड। फियोर्ड कह दो, फियोर्ड कह दो, या फिजोर्ड कह दो, बात एक ही है। ठीक है, तो ये भी ग्लेशियर्स की वजह से बनते हैं। जब ग्लेशियर्स पहाड़ों को काट रहे हैं, बीच में पानी भर गया, ठीक है, और इस तरीके से गहरी गर्त बन गई, उसको हम फियोर्ड कह रहे हैं। ठीक, क्लियर। तो वी घाटी, फियोर्ड, ये हम लोगों ने समझा। ठीक, अब उसके बाद ग्लेशियर टिल, मतलब कि ग्लेशियर्स अपने साथ जो मलबा लेके आते हैं उसको ग्लेशियर टिल कह देंगे। मोरेन्स क्या होते हैं, मोरेन्स होती है हिमनद के निक्षोभों की लंबी चोटियां। देखो यहाँ पे आपको मोरेन्स आराम से दिख जाएगा, दिस इज मोरेन। अब जब ग्लेशियर्स अपने साथ, क्योंकि ग्लेशियर्स पिघल के नदी बनाएंगे, अपने साथ वो जो डिपॉजिट्स ला रहे हैं, निक्षेप ला रहे हैं, वो निक्षेप इस तरीके से इकट्ठे हो गए, इनको क्या कह रहे हैं, मोरेन्स कह रहे हैं। और देखने हैं आपको, और देख लीजिए और क्लियर, वो जो अपने साथ डिपॉजिट्स ला रहे हैं इस तरीके से, ये ग्लेशियर्स द्वारा आए हुए निक्षेप है। ठीक है, इनको हम क्या कह रहे हैं, इनको हम मोरेन कह रहे हैं। और ये डिपोजिशनल है, ठीक है, ये निक्षेपण है। क्या है, निक्षेपण, क्योंकि अपने साथ बहा के कोई चीज लाई हुई है और एक जगह उसको जमा कर दिया, दिस इज निक्षेपण, यानी डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बाय ग्लेशियर। ठीक है, फिर इनको भी मोरेन कह रहे हो, जो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स अपने साथ लेके आए हैं। अब एक नया शब्द है एस्कर। एस्कर क्या होता है, देखो जब पूरी बर्फ थी, अब कभी कभी क्या होता है, बर्फ के नीचे वाला हिस्सा पिघल चुका है, ऊपर तो बर्फ है, शीट दिख रही है आपको, लेकिन नीचे वाला हिस्सा पिघल चुका है और नीचे आपको पानी बहता दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, नीचे आपको पानी बहता दिख रहा है, तो जो वो शेप बनेगी, और यहाँ पे ना इस तरीके से छोटे छोटे तटबंध बन रहे हैं। भाई ये पूरे ग्लेशियर्स जमे हुए हैं, कभी पानी था, ये जम गया। ठीक है, और ये जो बीच में आपको घास के तटबंध दिख रहे हैं छोटे छोटे, इनको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, एस्कर। और इनमें ऊपर की शीट तो ये बर्फ की है, पर नीचे पानी बह रहा है, इनको क्या कहते हैं, एस्कर। ठीक है, इनको याद रखोगे, क्या कहोगे, इनको एस्कर। और ये भी क्या है, डिपोजिशनल, क्योंकि उस पानी की वजह से ये चीजें इकट्ठी हुई है, यहाँ पे इकट्ठी होने के कारण यहाँ पे इस तरीके से ये आपको लैंड दिख रही है, जो है नहीं लैंड हकीकत में। ठीक है, ये उस पानी के कारण चीजें इकट्ठी हुई है, इसको क्या कहते हैं, एस्कर। तो इसको याद रखोगे, एस्कर क्या है। मोरेन क्या है, जो अपने साथ निक्षेप लाया है, वो जहां जहां छोड़ दिए उसको मोरेन कह रहे हैं। ठीक है, एस्कर क्या है, वो हम लोगों ने देख लिया। एस्कर क्या है, वो हम लोगों ने देख लिया। आउटवॉश मैदान इंपॉर्टेंट जरूरी नहीं है, आप मत करना। ठीक है, आज ग्लेशियर्स जितना करते हैं, कल की क्लास में थोड़ा सा काम रह जाएगा, ये वेव्स और करंट की वजह से, और डेजर्ट किस वजह से, जो रेगिस्तान है वो किस वजह से होते हैं। ठीक है, जो रेगिस्तान है वो किस वजह से होते हैं, वो रह जाएगा। डेजर्ट्स के अंदर, राजस्थान के अंदर किस किस तरीके की आकृतियां बनती है, वो रह जाएगी बस। ठीक है, ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। उसके बाद एटमॉस्फेयर, जो मैं आपको करा चुकी हूं, पर फिर भी हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, करवा चुकी हूँ क्लाइमेटोलॉजी के लिए, लेकिन फिर भी इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे। सोलर रेडिएशन, इंसोलेशन, ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी, जो बहुत जरूरी है, पेपर में पूछी जाएंगी। साइक्लोन, चक्रवात, प्रति चक्रवात, ये सब चीजें अपने को करनी है। धरती का ताप बजट क्या है, तो कल की क्लास में क्लाइमेटोलॉजी हम लोग करेंगे। थोड़ा सा ये सेक्शन रेगिस्तान वाला खत्म करके आगे बढ़ेंगे। पूनम, ये बात तो आप बताओ मुझे, आपने क्या क्या करा दिया। देखो बच्चों, कंफ्यूज मत हो, जिन बच्चों को सिर्फ DSSS देना है, आप सिर्फ NCERT करो और कुछ भी मत करो। और जो मैं एडिशनल वीडियो डाल रही हूँ वो आपको करनी है, जो एडिशनल वीडियोस डाल रही हूँ वो आपको करनी है। ठीक है, ये दो चीजें करनी है। और जो बच्चे चंडीगढ़ वाले हैं वो सिर्फ चंडीगढ़ करेंगे, सिर्फ चंडीगढ़, सिर्फ चंडीगढ़ का फोल्डर करना है। उस चंडीगढ़ के फोल्डर में पॉलिटी की मैंने लगभग 41 वीडियोस डाल दी। ठीक है, मैंने ज्योग्राफी के अंदर अलग अलग फोल्डर बना दिए हैं, जिसमें आपको ओशनोग्राफी मिल जाएगा। ठीक है, महासागर वाला हिस्सा, जिसमें आपको क्लाइमेटोलॉजी का एक
टॉपिक मिल जाएगा जिसमें आपको जियोमॉर्फोलॉजी का, जिसमें बहुत सारी वीडियोस आपको मिल रही है। ये 3 अलग फोल्डर मैंने इसीलिए बनाए हैं क्योंकि आप लोग कंफ्यूज ना। इकोनॉमिक्स से अंदर अभी तक मैंने आपको मैक्रो इकोनॉमी कराई है जिसमें 27 वीडियो आपको देखने को मिल रही है। फिर उसके बाद रही बात हिस्ट्री की, हिस्ट्री का मैंने आपको सोर्स ऑफ हिस्ट्री अभी पूरा नहीं कराया है, एक सेक्शन उसका डाल दिया है। फिर उसके बाद यूरोपियन कैसे आए थे, किस तरीके से भारत पे कब्जा कर रहे हैं, एंग्लो सिख वॉर और ये कार्नेटिक वॉर, ये चीजें हमने की। 1857 की क्रांति मैंने डाल दी। उसके बाद कैसे गवर्नर जनरल आते हैं और आजादी वाला सेक्शन, और साथ में यूएनओ वाला हिस्सा भी मैंने डाल दिया। पॉलिटिकल कल्चर पॉलिटी में डाल दिया है, ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम पॉलिटी में डाल दिया है। एक मेजोरिटी ऑफ द एरिया आपका कवर हो गया है चंडीगढ़ वालों। फिर भी जो टॉपिक्स अब रहते हैं वो मुझे न्यू रिकॉर्ड करके वो डालने पड़ेंगे। पीआरटी में तो 8वीं तक करना होता है प्रीति। और कुछ पूछना पूछ लो। सारे वीडियो देखने हैं अगर आप तो चंडीगढ़ का पेपर दे रहे हो तो, पीआरटी के लिए नहीं कह रही मैं, टीजीटी एसएसटी के लिए कह रही हूँ। आज वाली क्लास समझ आई है नहीं आई है? आज वाली क्लास समझ आई है नहीं आई है? ये बुक से रिवाइज आपको करना है, ठीक है। ये नोट्स मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। सरबजीत अगर चंडीगढ़ के लिए है मैं चंडीगढ़ के फोल्डर में डाल दूंगी। ये लैंडफॉर्म टॉपिक जियोमॉर्फोलॉजी का हिस्सा है। जियोमॉर्फोलॉजी का मतलब होता है धरती से रिलेटेड कुछ भी, यानी धरती के ऊपर या धरती के नीचे क्या चल रहा है उसको जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं। ये आएगा, ये मैं उसमें ऐड करूंगी अभी। पूछ लीजिए, फिर फोन या मैसेज पे आप लोग परेशान रहते हैं। सीटेट के लिए पैडागोजी टीचर्स करवाएंगे। चंडीगढ़ वाले एनसीईआरटी ना करें ना करें ना करें, टाइम सेम रहेगा बिल्कुल, 4:30 बजे ही रहेगी कल भी क्लास, ठीक है। अभी मैं एंड कर रही हूँ क्लास को, ठीक है। टेक केयर, बाय, मिलेंगे। अच्छा, और शाम की क्लासेस मैं शुरू कर रही हूँ यूट्यूब पे। क्लास 11 की ज्योग्राफी कर रहे हैं, 11 की ज्योग्राफी के एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस हम लोग रात को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो कल से यूट्यूब की क्लास शुरू हो जाएगी रात को 9 बजे या 9:30 बजे। मिलेगी सरिता, मिलेगी, लेकिन अभी जो बच्चा बना रहा है उसको टाइम लगेगा। तुमसे खुद का काम नहीं होता, वो तुम्हारा भी काम करके देगा।